for you in your test, and it's not sure that only these questions will come in the examination, but these are for your preparation. Okay, so as already discussed yesterday in the 2018 class, I told that they have to learn these questions, and these questions are helpful for you too. So shall we start? Hello, shall we start? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So first question is, teaching and learning is a journey from. Teaching and learning एक journey है. Concrete to abstract, simple to complex, known to unknown, और all of the above. इसका आंसर है all of the above. As we know, ये सारे principles भी हैं. Okay? तो इसीलिए हम कह सकते हैं concrete to abstract भी होती है journey टीचिंग की और लर्निंग की. इसी के साथ साथ simple to complex, known to unknown. All these are the correct answers. Second is, the method of teaching English adopted at present in the school curriculum is, that is functional communicative approach. Third question is, teaching of English in India as a second language has been very important and inevitable since. इंडिया में इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया एक मल्टी लैंग्वेज नेशन है. सेकेंडली, इंडियन लैंग्वेज बुक्स आर मोस्टली रिटन इन इंग्लिश, क्योंकि इंडियन की जितनी भी ज्यादातर बुक्स हैं वो इंग्लिश में लिखी गई हैं. क्या इसलिए, या फिर इंडिया इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, या इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज एंड द इंटरनेशनल लैंग्वेज. लिंक लैंग्वेज एक कनेक्टिंग लैंग्वेज होती है, और इंटरनेशनल लैंग्वेज मींस अ लैंग्वेज दैट इज एडॉप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो यहाँ पर फोर्थ सही है, यानी इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज है और एक ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है. दैट इज व्हाई इंग्लिश को इंडिया में इंपॉर्टेंस दी जाती है. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड, बेसिकली कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ने स्ट्रक्चरल टीचिंग को रिप्लेस किया. ओके, स्ट्रक्चरल टीचिंग के बाद में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आई. ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज. डायरेक्ट मेथड को क्या माना जाता है? नेचुरल मेथड, इनडायरेक्ट अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच और ऑल ऑफ द अबव. डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड भी माना जाता है. नेचुरल मेथड के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है. अ मेथड दैट इज नेचुरल इन इट्स basic, and the method of this natural method is that suppose that if we are learning any language, that can be the second language, और हम उस लैंग्वेज को एज ए मदर टंग पढ़ते हैं. जैसे मदर टंग को हम नेचुरल वे में पढ़ते हैं, मीन्स विदाउट गेटिंग एनी हेल्प फ्रॉम द अदर लैंग्वेज. यानी हमें इंग्लिश को सीखना है तो इंग्लिश में ही सीखेंगे. ओके, इस तरह से हमने मदर टंग को सीखा था, वो नेचुरल मेथड था. सो डायरेक्ट मेथड को हम इसलिए नेचुरल मेथड कह सकते हैं क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट नेचुरल. ओके, इसका बेसिक नेचुरल है. देन सिक्स्थ इज, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्ट्रेसेस ऑन. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किस पर स्ट्रेस करता है? एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, एप्रोप्रिएटनेस या लिसनिंग स्किल. ग्रामर ट्रांसलेशन मेनली फोकस करता है एक्यूरेसी पर. ओके, एक्यूरेसी में क्या होता है? ग्रामर की एक्यूरेसी, ट्रांसलेशन की एक्यूरेसी, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड और सिंटैक्स, यानी ये सारी चीजें प्रोपोर्शन में होनी चाहिए. ओके, और इनका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए. जो चीजें जहां पर आनी है, दे मस्ट बी एट देयर ओन प्लेसेस. ओके, seventh is, grammar translation method is basically used to teach. grammar translation method को basically हम कौन सी लैंग्वेज सिखाने के लिए करते हैं? ये था क्लासिकल लैंग्वेजेस को सिखाने के लिए. और क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन सी थी? ग्रीक और लैटिन. जब लोगों को इन लैंग्वेजेस को सीखना होता था, so they used to get the help from the grammar and translation method. Okay, hello राजेश, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है. आवाज आ रही है. ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में बता दिया करना. ओके,
The objective of direct method is, direct method का objective क्या है? To increase the power of comprehension. Second is to increase communicative power. To develop a command over the target or the second language, or to develop personality. इसमें थर्ड आंसर सही है, टू डेवलप अ कमांड ओवर द टारगेट और द सेकंड लैंग्वेज। डायरेक्ट मेथड का मेन ऑब्जेक्ट यही होता है दैट वी हैव टू हैव द कमांड ओवर एनी सेकंड लैंग्वेज और द टारगेट लैंग्वेज। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या नहीं करता है? नंबर वन इज एनकरेजेस लर्निंग थ्रू मदर टंग। सेकंड, गिव इम्पोर्टेंट टू ग्रामर, enhance a student's communicative skill, या enable the students to use a language fluently। कौन सा सही हो सकता है? Any guess? Yes. Second, sir, second. Give importance to grammar. नहीं, ग्रामर को इम्पोर्टेंस तो दी जाती है, इसमें नोट देखना है। ग्रामर को इम्पोर्टेंस मिलती है इसमें। फर्स्ट देखिएगा, एनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग, मदर टंग के थ्रू एनकरेज करता है लर्निंग के लिए, या फिर एनहेंस स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल। सर सी होगा इसमें, सी होगा सर, सी। फोर्थ का और देखिएगा एक बार, enable the student to use the language fluently। क्या होगा? सर डी हो सकता सर है। आई थिंक सर डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी सर। कंफर्म करके बताइएगा। ओके। 10th, ट्रेडिशनल मेथड गोज अगेंस्ट द, ट्रेडिशनल मेथड किसके अगेंस्ट जाता है? ये प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, सिमुलेशन, पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स या जनरलाइजेशन। ये पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। ओके, जो ट्रेडिशनल मेथड था। नंबर 11th is the accidental or the correlative method is also known as reference method। accidental या correlative method को हम reference method भी बोलते हैं। ओके, जिसमें किसी चीज को रेफरेंस दिया जाता है, कोई बीच में कोई इंसिडेंटली कोई चीजें आ गई, ओके, उनका या किसी चीज को कोरिलेट करके दिखाया जाएगा। Now for 12th is journey from example to generalization is inductive, deductive, incidental या all of the above। ये एक मेथड है जहां पर हम पहले एग्जाम्पल बताते हैं एंड आफ्टर दैट जनरलाइजेशन या फिर उसमें थियरी बताई जाती है। दैट इज इंडक्टिव मेथड। जैसे आपको पहले बताया था, सपोज दैट इफ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल ऑफ नाउन, जो जैसे मैं कहने लगूं चेयर, रवि, सीता, अजय, मेरठ, लव, हिटर्ड, आयरन, कॉपर, स्वॉर्म, क्लास, बटालियन, फिर उसके बाद मैं कहूं कि द वर्ड दोज आई अटर्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन। तो इसमें हमने क्या कहा था? पहले एग्जांपल्स दिए एंड आफ्टर दैट जनरलाइजेशन किया, या बाद में फिर हमने थियरी दी। तो दिस मेथड इज नोन एज इंडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है? पहले हम थियरी देते हैं, आफ्टर दैट हम उसके एग्जांपल्स देते हैं। जैसे हम पहले नाउन की डेफिनेशन बता दें, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, इसके बाद में हम एग्जांपल दें, दैट विल बी डिडक्टिव मेथड, जिसको हिंदी में आगमन और निगमन प्रणाली कहा जाता है। ओके। 13th, इंडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम, ये इसका अपोजिट है। इंडक्टिव मेथड नॉन टू अननोन, देन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ओके, नॉन टू अननोन में क्या, पहले हम उसके एग्जांपल थियरी को समझ लेंगे, बाद में एग्जांपल समझेंगे। फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। Then deductive method proceeds from, deductive method law and rule to observation। ये भी उसी का थोड़ा सा डीप में है, लिटरेचर थोड़ा सा अलग है इसका। deductive method proceeds from law and rule to observation होता है। इसमें पहले थियरी है, बाद में फिर उसके ऑब्जर्वेशन किया जाता है। Then one of the principles of materials preparation for language learning is that the grading of material should be done, the complex material should be chosen, any kind of the material can be chosen, या a small
amount of material should be introduced. तो इसमें क्या है, इसमें है grading of material should be done. इसका मतलब है जब हम कोई भी मटेरियल प्रिपरेशन करते हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए, उसका क्या प्रिंसिपल है, उसका ये है सबसे पहले मटेरियल को ग्रेडिंग किया जाएगा. ओके, ग्रेडिंग में है कौन सा टॉप पर रहेगा, ओके, किसका रिजल्ट बेटर रहेगा, दैट इज द ग्रेडिंग. आफ्टर दैट उसका मेकिंग रहेगी. ओके, देन 16th, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड इज रिलेटेड टू accuracy, fluency, both accuracy and fluency, या neither accuracy nor fluency. That is accuracy. Okay, fluency नहीं है, fluency में speed होती है, उसमें pronunciation के लिए यदि हम बात करें तो accurate होना चाहिए, fluency की बात नहीं होती है. Okay, fluency speed पर आता है. Okay, language acquisition occurs only when, language हम कब एक्विजिट करते हैं, यानी हमें लैंग्वेज हम कब सीख पाते हैं, या लैंग्वेज को शुरुआत में कब एक्वायर करते हैं. फर्स्ट, द चाइल्ड इज टोल्ड द रूल्स ऑफ ग्रामर, क्या बच्चे को हम शुरू में ग्रामर के रूल सिखाते हैं. सेकेंडली, द चाइल्ड इज गिवन अ रिवॉर्ड, बच्चे को कोई रिवॉर्ड दिया जाता है यदि कोई अच्छा वर्क कर रहा है. या फिर द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, बच्चे को मौका दिया जाए बात करने का किसी भी लैंग्वेज में. या फिर द चाइल्ड एब्जॉर्ब्स द लैंग्वेज विदाउट द कॉन्शियस अटेंशन, बच्चा लैंग्वेज को बिना किसी कॉन्शियस अटेंशन के एक्वायर करता है. इसमें थर्ड आंसर है, जब बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा अपनी बात को कहने का, अपनी बात को कम्युनिकेट करने का, एक्सप्रेस करने का, देन ओनली द लैंग्वेज एक्विजिशन इज पॉसिबल. 18th is when a child is asked to recite a poem, it can help the teacher to test. जब बच्चा एक पोएम को रिसाइट करता है, टीचर उसका क्या टेस्ट करता है, नॉलेज ऑफ लिटरेचर, प्रोफिशिएंसी ऑफ स्पीकिंग, एक्टिंग टैलेंट और कॉम्प्रिहेंशन. आंसर इसका रॉन्ग है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगा, दैट विल बी एक्टिंग टैलेंट. ओके, 19th, द स्ट्रक्चर he goes to school. वैसे जो ये भी आंसर था, एक बार सीटेट में भी आया था, in the hierarchy of teaching से ही है. A test of listening comprehension is a test of receptive skill. Receptive skill क्या होता है, receptive skill को हमें डेवलप करना होता है. रिसेप्टिव में रिसीव होता है, प्रोड्यूस में हम आगे उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं. ओके, organization of arguments and ideas in paragraphs is important aspect of, that is writing essay, writing memos, writing stories or writing personal letters. किसी भी आइडियाज का, आर्ग्यूमेंट का ऑर्गेनाइजेशन को पैराग्राफ में करना क्या कहलाता है, वो एसे का पार्ट है. ओके, 13th is brainstorming means. brainstorming क्या होता है, आपने बार बार ये शब्द सुना भी होगा क्लास में, brainstorming and drilling. ये होता है टू कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज ऑन अ टॉपिक, किसी एक टॉपिक पर बहुत सारे तरह के आइडियाज को कलेक्ट करना, दैट इज brainstorming. Just a minute. फोर्थ, इंटरएक्टिव लिसनिंग इज. इंटरएक्टिव लिसनिंग कौन सी लिसनिंग होती है, दैट इज लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. इंटरएक्टिव का मतलब ही होता है जस्ट एज ए कम्युनिकेशन. ओके, उसमें टीचर्स का भी और स्टूडेंट का भी पार्टिसिपेशन बना रहे, और कहाँ पर बना रहेगा,
जहां पर लिसनिंग भी होगी और रिस्पॉन्डिंग दोनों होगी, वो सुन भी रहे हैं एंड आफ्टर दैट दे आर रिस्पॉन्डिंग ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is an incorrect assumption in language teaching? लैंग्वेज टीचिंग में एक कौन सा इनकरेक्ट assumption है जो किस चीज को हम मानते हैं लेकिन वो गलत चीज है, यानी गलत थियरी हो सकती है। Learners acquire language by trying to use it in a real situation. Learners' first language plays an important role in learning. Then, learner language teaching should have a focus in communicative activities, or language teaching should give importance to writing rather than speech. यहाँ पर यही गलत है फोर्थ, इसमें कहा गया है कि एक इनकरेक्ट assumptions है, उनमें से फाइंड आउट करिए। फोर्थ है लैंग्वेज टीचिंग को शुड गिवन इम्पोर्टेंस टू राइटिंग रादर देन स्पीच। लैंग्वेज टीचिंग में राइटिंग को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, ना कि स्पीच में, जो कि गलत है। हमें लैंग्वेज टीचिंग में स्पीच पर फोकस करना चाहिए। ओके, अदरवाइज वी कैन नॉट हैव द मास्टरी ओवर सेकंड लैंग्वेज। 26, रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय। रीडिंग स्किल ज्यादा से ज्यादा अच्छी कब डेवलप की जा सकती है? व्हेन राइटिंग आंसर्स टू क्वेश्चन ऑन टेक्स्ट, टेक्स्ट पर क्वेश्चन के आंसर्स लिखना, कोई भी टेक्स्ट है उसके आंसर्स फाइंड आउट करके देना। फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ द वर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, या डूइंग वोकैबुलरी एक्सरसाइजेस और डूइंग क्विजेस एंड प्लेइंग वर्ड गेम्स। इसमें सेकंड है रीडिंग स्किल को कब डेवलप किया जा सकता है? जब हम किसी टेक्स्ट में कोई कॉन्टेक्स्ट दिया गया है उसमें से हम उसके वर्ड्स को यूज किस तरह से किया गया है उस पर फोकस करें। हो सकता है एक शब्द को अलग अलग तरह से यूज किया गया हो। देन मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी effectively minimized in the classroom by using the mother tongue more often। इसका मतलब है कि मदर टंग को क्लासरूम में कम से कम प्रयोग किया जाए, तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? नंबर 1, मदर टंग को ज्यादा यूज करके, ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग है। सेकेंडली, गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम द मदर टंग, मदर टंग में से एग्जांपल देकर यदि कोई क्वेश्चन बनता है, आंसर देने की जरूरत है और एग्जांपल उसमें चाहिए, वहां पर मदर टंग का यूज करके। नो, इट ऑल्सो मस्ट नॉट बी देयर, क्योंकि हम मदर टंग को अवॉइड करने की बात कर रहे हैं। थर्ड इज गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर दिया जाए, या फिर गिविंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन सिंपल एंड ग्रेडेड मैनर। इट इज करेक्ट। इसमें टारगेट लैंग्वेज के कोई भी इनपुट है उनको सिंपल और ग्रेडेड मैनर में दिए जाएं तो बच्चे आसानी से उसको समझेंगे और ऑटोमेटिकली मदर टंग उनकी अलग हो जाएगी। ओके, वहां पर मदर टंग डिस्टर्ब नहीं करेगी। द यूज ऑफ मदर टंग विल बी minimized। Okay, 28, practice of grammatical structure in a controlled manner can be done by correcting wrong sentences produced by the learner, secondly gap filling grammar exercises, writing paragraphs and essays, या explaining the use of particular structure। इसमें सेकंड है, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज के थ्रू हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को कंट्रोल्ड मैनर में सिखा सकते हैं। अ टेस्ट व्हिच इज एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ द लैंग्वेज कोर्सेज, एक टेस्ट जो लैंग्वेज कोर्स के अंत में जज किया जाता है या बनाया जाता है, दैट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ओके, जिसमें हम डायग्नोस करते हैं कि इस बच्चे ने कितना सीखा और उसके बाद यदि समस्या है तो क्या क्या हो सकती है। ओके, जैसे कि एक डॉक्टर ट्रीट करता है तो ट्रीट करने से पहले पेशेंट को डायग्नोस करता है, वो चेक करता है, तो दैट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट। 30, the study of meaning in a language is known as, that is semantic, morphology, linguistic या syntax। that is syntax। I think this is wrong, इसका आंसर गलत है। Just a minute, I have to see।
दैट इज सिमेंटिक्स। इसका आंसर गलत है, ये सिमेंटिक्स होगा। ओके, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज सिमेंटिक्स। Then 31. Learning a language is a gradual process, last process, instant process या all inclusive process। लैंग्वेज को सीखना या समझना कैसी प्रोसेस है, वो एक ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे वाली प्रोसेस है, या लास्ट प्रोसेस है, इंस्टेंट प्रोसेस है एकदम आ जाती है, या ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस है। तो दैट इज द ग्रेजुअल प्रोसेस, मींस लैंग्वेज हमें धीरे धीरे आती है, ना कि बहुत तेजी से। 32. Which one of the following is considered as a great deterrent to learning English? Number one, a lack of opportunity for the people to listen and use English outside the classroom. Second is English is a difficult language to learn. Third is English phonemes are unscrupulous. The fourth is English has a vast vocabulary. इसमें आंसर फर्स्ट है, the lack of opportunity for the peoples to listen and the use of English outside the class। ये सबसे बड़ी बच्चों के साथ में प्रॉब्लम आती है और ये डिटरेंट है। ओके, जस्ट मिनट। अभी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? हेलो, नो सर, नो सर। यस। तो फर्स्ट हम बात कर रहे थे इंग्लिश को समझने के लिए कौन सा तरीका या किस तरह से हम इंग्लिश को समझ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और लेकिन हम बच्चे कहाँ प्रॉब्लम करते हैं, तो यहीं पर है कि पीपल्स यानी बच्चों के लिए लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड द क्लास, उनके लिए अपॉर्चुनिटी लेकिन नहीं मिल पाती है। होना ये चाहिए कि दे मस्ट बी गिवन द प्रॉपर एटमॉस्फेयर एंड द एम्बियंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, बट दे कैन नॉट गेट इट। 32. Language acquisition can be automatically attained. This statement is favored by language acquisition automatically acquire किया जाता है, attain किया जाता है। ये किनके कौन बताते हैं? उनको कॉग्निटिविस्ट बताते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन occurs only when, लैंग्वेज एक्विजिशन कब होता है, यानी लैंग्वेज को हम कब एक्वायर करते हैं? जब द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर, तो बच्चों को ग्रामर के रूल सिखाए जाए। सेकेंडली, द चाइल्ड इज गिवन एन अवार्ड, तो बच्चे को अवार्ड दिया जाए। या फिर द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, बच्चे को लैंग्वेज का एक्सपोजर दिया जाए। या फिर द चाइल्ड एब्जॉर्ब्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस इंटेंशन। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। इसमें आंसर है द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, जो बच्चे को लैंग्वेज का एक्सपोजर दिया जाता है तो बच्चा आसानी से लैंग्वेज को सीख लेता है। What is the meaning of pedagogy? Pedagogy का मीनिंग क्या है? To understand the child, to lead the child, to educate the child, or to guide the child। यही है। So we were here, question number 36. English in India is not taught as, English को इंडिया में कैसे नहीं पढ़ाया जाता? As a foreign language, as a compulsory school language, language of comprehension, or the language of communication। ग्रामर शुड बी टॉट टू, ग्रामर पढ़ानी चाहिए क्यों, किसके लिए? टू हेल्प लर्नर्स रीड इंग्लिश करेक्टली, और टू डेवलप लर्नर्स बेसिक लैंग्वेज स्किल, टू मेक लर्नर्स नो द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, और टू हेल्प लर्नर्स राइट इंग्लिश करेक्टली। इसमें आंसर है डेवलप लर्नर्स बेसिक लैंग्वेज स्किल, इंग्लिश
ग्रामर को इसीलिए पढ़ा जाता है जिससे कि बच्चे लैंग्वेज की स्किल्स को एक्वायर कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्टी हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग? साइलेंट रीडिंग की एक फॉल्टी हैबिट क्या है? ये है यूजिंग डिक्शनरी फॉर अंडरस्टैंडिंग। किसी भी शब्द को समझने के लिए जल्दी जल्दी से बच्चे डिक्शनरी का यूज करते हैं। इंग्लिश इज कंसिडर्ड टू बी द सेकंड लैंग्वेज इन आवर स्टेट बिकॉज इट इज, क्योंकि इसको हम सेकंड लैंग्वेज मानते हैं क्योंकि ये हमारे स्कूल में अवेलेबल होती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द रियल लाइफ सिचुएशन? फंक्शनल ग्रामर है, वो रियल लाइफ सिचुएशन से कंसर्न करती है, रिलेट करती है। सर टीचिंग 39 ग्रामर का आंसर कुछ डाउटफुल लग रहा है मुझे। कौन सा? 40 वाला। Which of the following is concerned with the life real life situations? 39 just a minute. इसमें है English is considered to be the second language in our state because it is only available in school होना चाहिए। वैसे तो ये second ना, second होना चाहिए इसका आंसर, second होना चाहिए। एक बार मैं देख लूंगा। थर्ड होगा सर, क्योंकि इसमें स्कूल का सराउंडिंग कहा गया सर। इसमें हम इसको सेकंड लैंग्वेज क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये हमारे केवल स्कूल में अवेलेबल है और थर्ड में है। लेकिन थर्ड जो ऑप्शन जा रहा है, थर्ड जो स्कूल के सराउंडिंग बता रहा है सर, स्कूल एंड सराउंडिंग्स है। इट्स सराउंडिंग सर, मतलब भाई जब ये स्कूल और सराउंडिंग में होता है ये फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बन जाएगा? हाँ, एंड इट्स सराउंडिंग होता, फर्स्ट लैंग्वेज एंड इट्स सराउंडिंग होता तो ठीक था, लेकिन एंड अगर ये सर केवल स्कूल के सराउंडिंग का सेंस दे रहा तब तो सही सर। इट्स सराउंडिंग होता तो ये माना जा सकता था। यस सर। English, sweet. Teaching grammar should focus on communicative function of language. टीचिंग ग्रामर को कहाँ पर फोकस करना चाहिए? कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज पर। इसी के साथ साथ 14 है स्टडीइंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज स्टडी will help us to open the window to the knowledge of the world. ये सेकंड लैंग्वेज को यदि हम सीखते हैं तो हमें एक तरह से ये विंडो का काम करती है। एंड दिस कोटेशन वाज सेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा था कि इंग्लिश एक विंडो की तरह है, जिस तरह से विंडो से हम बाहर देखते हैं इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द वर्ल्ड देखते हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं। ओके, तो जैसे सपोज कीजिएगा हम इंडिया में रह रहे हैं, इफ यू वांट टू हैव द नॉलेज ऑफ अमेरिका और द अदर कंट्रीज देन वी कैन गेट द हेल्प फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, वहां से हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज एक विंडो की तरह से काम करती है। ग्रामर शुड बी टॉट थ्रू रूल्स, स्ट्रक्चर्स, स्किल्स और फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। ग्रामर को स्किल्स के थ्रू सिखाना चाहिए, उसमें स्पीकिंग के थ्रू सिखाना चाहिए। ओके, देन व्हिच इज द रिसेप्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज? दो तरह की स्किल होती हैं लैंग्वेज की, वो तो थी ही कौन सी? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और इनको ही हम अलग अलग तरह से डिवाइड कर देते हैं। दो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं और दो प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं। रिसेप्टिव में रिसीविंग है और प्रोडक्टिव में प्रोड्यूसिंग है। ओके, तो हम रिसीविंग क्या करते हैं? लिसनिंग एंड रीडिंग है, वहां से हम सीखते हैं और इसमें हम इम्प्रूवमेंट कहाँ करते हैं? स्पीकिंग और राइटिंग में। तो रिसेप्टिव स्किल्स हैं लिसनिंग एंड रीडिंग, ओके, और प्रोडक्टिव स्किल्स हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग। देन राइटिंग इज अ डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच। राइटिंग स्पीच का कैसा रिप्रेजेंटेशन है? वो ग्राफिकल है, मींस वो पिक्टोरियल है। जो राइटिंग होता है वो एक तरह से पिक्चर का पार्ट है, वो ग्राफिक्स का पार्ट है। ओके, स्किमिंग इज अ सब स्किल ऑफ स्किमिंग। किसकी
सब स्किल है वो रीडिंग की है, जो हमने इससे पहले भी बात की थी। सब स्किल्स ऑफ रीडिंग या स्ट्रेटजीज और द टेक्निक्स ऑफ रीडिंग, उसमें स्किमिंग है, स्कैनिंग है, ओके, स्किपिंग भी होता है। तो यहाँ पर रीडिंग इज द सब स्किल ऑफ स्कैन, सॉरी, रीडिंग। So skimming is the sub skill of reading. Summarizing, note making and the reporting are associated with dash skill. Summarize करना, note making बनाना या reporting करना वो writing skill के part हैं, okay? और speech, command, instructions ये किसके हैं? ये कौन से skill के part हैं? Debate, command, speech, स्पीकिंग है सर। वो speaking, just a minute. हेलो, हाँ, किसी लैंग्वेज को समझना या लर्न करना क्या होता है? दैट इज लर्निंग ऑल स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की सभी स्किल्स को समझना, या फिर लर्निंग एंड यूजिंग द लैंग्वेज स्किल इन द एप्रोप्रिएट सिचुएशन, लर्निंग टू स्पीक फ्लुएंटली इन पब्लिक और राइटिंग गुड बुक्स इन दैट लैंग्वेज। इसमें है लर्निंग एंड यूजिंग द लैंग्वेज स्किल्स इन द एप्रोप्रिएट सिचुएशन, लैंग्वेज की स्किल को समझना और उनको एक सुटेबल सिचुएशन में यूज करना ही लर्निंग अ लैंग्वेज है, ओके। 49 is reading stories, novels, comics and cartoon facilitates dash reading. रीडिंग स्टोरीज, नॉवेल्स, कॉमिक्स और कार्टून किसको फैसिलिटेट करते हैं? वो एक्सटेंसिव रीडिंग को फैसिलिटेट करते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में बताया भी था। एक्सटेंसिव रीडिंग इज द रीडिंग दैट इज फॉर बताइए, फॉर प्लेजर, ओके। और जो हम सिलेबस की बुक्स पढ़ते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बुक पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है? दैट विल बी इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का पर्पस क्या होता है? टू क्रैक द एग्जामिनेशन और टू गिव द इंफॉर्मेशन, ओके। और एक्सटेंसिव रीडिंग का होता है टू गिव द प्लेजर, ओके, अंडरस्टूड। इंटेंसिव मीन्स है, इसका एम क्या है? टू गिव प्लेजर, ओके। और इंटेंसिव का एम क्या होता है बताइए? टू गिव फाइंड आउट द टास्क एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट, द अर्ली एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड शुड बी इन फर्स्ट लैंग्वेज। यहाँ पर क्या है? लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग बच्चे को स्टार्टिंग में क्या कराना चाहिए? लर्निंग कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज या मल्टी लैंग्वेज? बच्चे की एजुकेशन आंसर्स में हालांकि लिखा हुआ है फर्स्ट लैंग्वेज भी होनी चाहिए, ना कि ऐसा नहीं है कि उसको सेकंड लैंग्वेज में पहले मास्टर बनाना, ओके। सेकंड लैंग्वेज में आफ्टर सम टाइम, ओके। हम क्या करते हैं, बच्चे को क्या सिखाएंगे? पहले हम अपनी मदर टंग ही तो सिखाएंगे जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेकंड लैंग्वेज, अंडरस्टूड। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, लेते हैं, ठीक है। रीडिंग के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? टीचिंग और लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का एम क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज को एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज बनाना, ओके। इसके साथ साथ इसके अदर एम्स क्या हैं? वाइडन द होरिजन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, गिव्स अ रैपिड सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड लेस रिग्रेस, gives more variety to the experiences, help to acquire speed which would used in the future. इसी के साथ साथ कुछ फैक्टर्स क्या हैं जो लैंग्वेज एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, होम बैकग्राउंड, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेरी एप्रिसिएशन, स्टडी स्किल्स। ये तो पहले आपके साथ में डिस्कस किया जा चुका है ना? यस राजेश? जी सर, हो चुका है। हाँ, एक बार बस इसको रिवीजन कर लीजिएगा।
ठीक है। यस सर, ये इसी के साथ टर्म साथ सर, पेरेंट्स का, एक क्वेश्चन है सर। हाँ, इसमें से क्वेश्चन देख लीजिएगा, कुछ भी आ सकते हैं। एटीट्यूड हेलो पेरेंट्स सर। का, सिबलिंग्स का, टीचर्स का और पीयर्स का। यस यस बोलो। सर मार्फोलॉजी मीन्स क्या होता है सर? मॉर्फोलॉजी, देखो लैंग्वेज के 4 पार्ट्स। हेलो, यस सर। हाँ, लैंग्वेज के 4 पार्ट होते हैं। एक सिमेंटिक्स होता है, ठीक है, और एक मॉर्फोलॉजी होता है। यस यस सर। मॉर्फोलॉजी में होता है कोई भी चीज है, कोई उसका शेप क्या है, जैसे कि वर्ड्स हैं, उसका शेप किस तरह से है, ठीक है, ए बी सी डी वगैरह का। समझ में आया? जी सर, जी सर। इसी के साथ साथ दूसरी इसकी मीनिंग है, एक मिनट जरा। Morphology is a field of linguistic focused on the study of the form and the formation of word in a language। यानी कि morphology linguistic का field है जो कि focus करता है कि भी words हैं किसी language में, उनकी किस तरह से वो form किए जाते हैं, ठीक है, वो words कैसे बनते हैं। यस सर। और ये लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट है, ठीक है। और क्या रहा, ठीक है, हम थे रीडिंग पर। एबिलिटी टू रीड का मीनिंग क्या होता है? टू रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीड। ओके, इसमें और बाकी क्या चीजें थी? स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग होता है, स्कैनिंग और मतलब होता है सर्चिंग वाया क्विक रीडिंग एंड फोकसिंग ऑन द एंड लोकेटिंग द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। और इसके एग्जांपल हैं जैसे कि लुकिंग फॉर अ डिक्शनरी, ठीक है, किसी वर्ड के लिए डिक्शनरी फाइंड आउट करना, या कोई कैबिनेट से फाइल सर्च करना, या फिर लुकिंग थ्रू अ बुक, किसी बुक को सर्च करना और उसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड्स को देखना, दैट इज स्कैनिंग। स्कैनिंग में हम पर्टिकुलर चीज को देखते हैं, ठीक है। फिर स्किमिंग क्या होता है? स्किमिंग भी रैपिड रीडिंग का ही पार्ट होता है, और स्किमिंग में हम एक टाइटल वगैरह को देखते हैं, हेडिंग हो सकती है, एडवर्टीजमेंट, ये हो सकते हैं। ओके, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आप एक बार देख लेना। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, ये कुछ चीजें हैं। ओके, इसी के साथ साथ जो ग्रामर का पोर्शन जो भी कराया गया है, ग्रामर में जनरल ग्रामर आपके लिए आएगी। ओके, जैसे नाउन प्रोनाउन वगैरह होते हैं, इस तरह की चीजें, या फिर कुछ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड रहेंगे। दैट विल नॉट बी द टू वेरी मच टफ पार्ट ऑफ द ग्रामर। ओनली सिंपल थिंग्स विल बी आस्क्ड, जो कि कॉमन ग्रामर है, जनरल ग्रामर है। ओके, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम?